हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग जेएलओ की प्रिपरेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को, अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अगर आप जेएलओ का पेपर देने जा रहे हैं, जेएलओ के पेपर के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपने 10 से 15,000 MCQs अटेम्प्ट किए हों हर सब्जेक्ट के, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे। 2 साल के इसमें पेपर्स इंक्लूडेड हैं, 2013 एंड 2019। कोई सीक्वेंस नहीं है, बस ये समझो कि 2013 के पेपर्स मैंने पहले सॉल्व करवाए हैं और उसके बाद 2019 के। मैंने कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ईयर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग A4 शीट लेकर के बैठिए और साथ साथ जो है अपना आंसर मार्क करते जाइए और थोड़ा सा खुद के लिए डिसिप्लिन रहिएगा और एक्यूरेट जो आपको आंसर आता है, जो आपने मार्क किया है, सिर्फ उतना ही सही करिएगा। अगर जो मैंने मार्क किया है फिर उसके बाद अगर आप मिला करके उसको गलत सही कर लेंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस एकदम खुद से ट्रू होकर के करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, बट अगर मैं ABCD बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन ऑफ एडमिशन सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, नॉट अ करेक्ट मैच पूछा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट मैच नहीं है। तो डेफिनेशन की एडमिशन की डेफिनेशन हम सब जानते हैं कि सेक्शन 17 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये गलत नहीं है। एक्सपर्ट की जो डेफिनेशन है वो हमें पता है सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और डेफिनेशन ऑफ जनरल राइट कस्टम सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन एविडेंस। तो एडमिशन का हमें पता है सेक्शन 17 में, एक्सपर्ट का पता है सेक्शन 45 में है, और जनरल राइट और कस्टम जो है हमें सेक्शन 13 में बताया गया है कि रेलेवेंट होता है। सिर्फ कैरेक्टर की जो डेफिनेशन है यहाँ पर सेक्शन 55 में नहीं दे रखी है। अब डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन वॉज गिवन बाय द प्रिवी काउंसिल इन मिर्जा अकबर वर्सेज एम्परर, क्वीन एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला, पकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर और पुलकुरी कोटैया वर्सेज एम्परर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, पकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर। सारे ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मेंशन है, लेकिन कन्फेशन की जो डेफिनेशन प्रिवी काउंसिल ने दी थी वो पकला नारायण स्वामी में दी थी। P से आप ये पकला नारायण स्वामी जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद which of the following sections of the Indian Evidence Act does not deal with criminal matters? Section 23, Section 27, Section 53 and Section 133. तो Section 23 जो है वो जो है सिविल केसेस से डील करता है। ठीक है, और क्रिमिनल केसेस से डील नहीं करता है, क्रिमिनल मैटर से डील नहीं करता है। सेक्शन 23 में हमने पढ़ा है ना कि आपस में अगर पार्टीज जो है कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर लेती हैं सिविल केसेस में, तो उससे ये सेक्शन 23 डील करता है। हमारा करेक्ट आंसर है 1। एडमिशन में बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। एडमिशन जो है वो प्रूव किया जाएगा, प्रूव करा जा सकता है जो पर्सन के अगेंस्ट जिसने बनाया। ये रूल कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 22। सेक्शन 21 में दिया हुआ है कि जो एडमिशन कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, The previous conviction of the accused shall be relevant to show a particular state of mind and explanation. यहाँ पर कौन से explanation में दिया है? Explanation 2 to section 8, section 8 के explanation 2 में दिया है, explanation 2 के section 14 में, explanation 2 to section 54 और explanation 1 to section 14. तो explanation 2 to section 14 में हमें ये मेंशन किया हुआ है प्रीवियस कन्विक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद एन एडमिशन मेड विदाउट प्रिजुडिस शैल नॉट बी एडमिसिबल इन एविडेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23, सेक्शन 22, सेक्शन 24 और सेक्शन 21। तो इसमें जो हमारे पास आंसर है वो है सेक्शन 23। Confession of one accused may be admissible against the co-accused. हम यहाँ पर co-accused की बात कर रहे हैं। हमें co-accused कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 30 में। ठीक है, if they are tried jointly but not for the same offense,
if they are tried for the same offense but not jointly, if they are tried for different offenses and separately, if they are tried jointly and for the same offense. तो confession हमेशा ही co-accused का admissible कब माना जाएगा? जब वो jointly try किए जा रहे हो और same offense के लिए try किए जा रहे हो. Which of the following is not correct? Statement of a person under section 32 is relevant if he is dead. भाई relevant होता है, ये तो correct है. He cannot be found, relevant होता है under section 32. He has become incapable of giving evidence, relevant होता है. If he does not want to come to make a statement, तो यहाँ पर जो है ये हमें क्या not correct देखना है. तो ये तीन तो हमारे पास सही है, सिर्फ एक यही है जो गलत है. Which of the following is not secondary evidence? Certified copies made from compared with the original, document itself, counterparts of document as against the parties who did not execute them. तो भाई ये भी सेकेंडरी एविडेंस है, ये भी सेकेंडरी एविडेंस है और डी वाला भी हमारा सेकेंडरी एविडेंस है. तो क्या सेकेंडरी एविडेंस नहीं है? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर इटसेल्फ है तो वो प्राइमरी एविडेंस होगा. भाई आपने तो एकदम बेस्ट एविडेंस जो है वो पेश कर दिया, ठीक है, तो दैट विल बी द प्राइमरी एविडेंस. Under section 32, a statement against proprietary and pecuniary interest will be relevant under its subsection. Section 32 का कौन से subsection के अंडर relevant होगा ये पूछ रहा है, ठीक है. तो बहुत ही आराम से सवाल को जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप ऐसे MCQs अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ध्यान से जो है क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है. कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ पे क्या पूछ रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव में पूछ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव में पूछ रहा है, ये सारी बातें ध्यान रखना जरूरी है ताकि हमारे नंबर जो है वहां पर ना कटे. और जितने मॉक टेस्ट आप जो है अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा, ठीक है. तो सेक्शन 32 में पूछ रहा है कि स्टेटमेंट जो है अगेंस्ट प्रोप्राइटरी पेक्यूनियरी इंटरेस्ट कब रेलेवेंट होता है, कौन से सबसेक्शन के अंडर रेलेवेंट होता है. तो क्या सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, तो सबसेक्शन 3 के अंदर जो है वो रेलेवेंट होता है. ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल, इज ऑलवेज रेलेवेंट, विल बी रेलेवेंट एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट और इज रेलेवेंट अपॉन सर्टेन मैटर्स ओनली. तो ओपिनियन जो होगा थर्ड पर्सन का वो रेलेवेंट होगा एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. हमने ये बात पढ़ी है कि अगर कोर्ट चाहे तो रेलेवेंट मान ले, कोर्ट ना चाहे तो ना माने, कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होता है ना. तो इट विल बी रेलेवेंट एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. इन क्रिमिनल केसेस एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज एडमिसिबल, always inadmissible. Prosecution can give evidence of bad character of the accused. Accused can give evidence of his good character and evidence of bad character is admissible in reply to such evidence. तो इसमें जो है हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डी. कह रहा है कि accused जो है गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है, लेकिन उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस कब एडमिसिबल होगा? उसकी रिप्लाई में. मतलब हम गुड कैरेक्टर को रिबट करने के लिए बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है. तो इसमें जो है हमारा डी वाला सही है. एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड्स ऑफ रेपुटेशन, डिस्पोजिशन, पर्टिकुलर एक्ट्स बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वाज शोन, और जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन. तो जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन इज द करेक्ट आंसर. जुडिशियल नोटिस मीन्स, जुडिशियल नोटिस का क्या मतलब होता है? नोटिस गिवन बाय द कोर्ट, इंफॉर्मेशन गिवन टू द कोर्ट टू आस्क फॉर एविडेंस, टू रिकॉग्नाइज विदाउट प्रूफ समथिंग एज एग्जिस्टिंग. हमने कोर्ट ने जो है किसी चीज को एग्जिस्टिंग मान लिया है विदाउट एनी प्रूफ. कोर्ट जब किसी चीज का, हमने पढ़ा है ना सेक्शन 56 से लेकर के सेक्शन 58 तक, कोर्ट जो है एक इन चीजों को, इन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है. 56 से 58 लिस्ट बताई गई है सेक्शन 57 में. तो जो है अगर विदाउट प्रूफ आपने मतलब कोर्ट विदाउट प्रूफ रिकग्नाइज कर लेती है इस चीज को एज एग्जिस्टिंग, इसे हम जुडिशियल नोटिस कहते हैं. द लिस्ट ऑफ जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स इज कंटेन्ड इन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, 1 सेकेंड पहले इनफैक्ट बताया, 56, 57, 58 और 60. तो 57 में जो है हमें लिस्ट प्रोवाइड करी है, ठीक है. फिर उसके बाद हम आते हैं, द रूल एज टू डायरेक्ट ओरल एविडेंस इज कंटेन्ड इन द एविडेंस एक्ट अंडर विच सेक्शन? 60, 58, 62, 64. कौन से सेक्शन में हमें बताया है कि ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, या रूल बताया है कि डायरेक्ट ओरल एविडेंस ही हमेशा एडमिसिबल होगा?
सेक्शन 60 में बताया कि ओरल एविडेंस जो है वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। Which of the following parts of a document which is 30 years old, 30 years old document हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा है? सेक्शन 90, ठीक है। Is not presumed by the court as true, तो प्रिजम्पशन के बारे में पूछ रहा है कि इसमें जो है डॉक्यूमेंट में कौन से पार्ट को हम ट्रू नहीं मानते हैं? सिग्नेचर, डेट, हैंड राइटिंग और कंटेंट्स। तो कंटेंट्स को जो है हम ट्रू नहीं मानते। पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय original copy, certified copy, copy prepared by the mechanical process or oral account by the person who has seen it। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हमेशा ही किससे प्रूफ किया जाएगा? सर्टिफाइड कॉपी से प्रूफ किया जाएगा। फिर an attested document not required to be attested may be proved by calling at least one attesting witness, by calling both the witnesses. The document cannot be proved without calling the attesting witness। तो देखो क्वेश्चन फिर से, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड, मे बी प्रूव्ड विदाउट कॉलिंग द अटेस्टिंग विटनेस। तो विटनेस को जो है अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रिजम्पशन रिगार्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विच इज रिफ्यूटेबल, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, एंड इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यहाँ पे एन कर लेना, ठीक है, मतलब एन समझो इसे, अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट बोथ, तो इट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विच इज रिबटेबल, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 इज नॉट रिगार्डिंग, सेक्शन 90 जो है वो किसके रिगार्डिंग नहीं है, यह हमें बताना है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन इस तरीके का और किया था ना, 30 ईयर्स ओल्ड वाला, वही चीज है। तो द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय एनी पर्सन, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, अटेस्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ट्रुथ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का जो ट्रुथ होता है वो चीज उसके रिगार्डिंग नहीं होता सेक्शन 90, ठीक है। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछ लिया गया। फिर उसके बाद आओ, एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट शोइंग अ कंटेम्परस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट वेयरिंग इट्स टर्म मे बी गिवन बाय द प्लेंटिफ ओनली, द डिफेंडेंट ओनली, बोथ द पार्टीज, स्ट्रेंजर्स इफ इट अफेक्ट्स देयर इंटरेस्ट। तो स्ट्रेंजर्स के द्वारा दिया जा सकता है अगर वो उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन मैरिज persons remains protected when it is made during the continuance of marriage and afterwards marriage is dissolved, when it is made before marriage and afterwards marriage takes place, when it is made after dissolutions of marriage or in both 1 and 2। तो देखो कम्युनिकेशन जो है मैरिज पर्सन हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रोटेक्टेड मैरिज की कॉन्टिन्यूस में रहती है, और आफ्टरवर्ड्स अगर मैरिज उनकी डिसॉल्व हो गई है तो प्रोटेक्टेड है, और जब बिफोर मैरिज होती है और आफ्टरवर्ड जब मैरिज टेक्स प्लेस करती है तब, तो दोनों ही इसमें सही है, ठीक है। फोर्थ वाला जो है हमारा सही होगा, डी पॉइंट सही होगा। हु प्रोपाउंडेड द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसने फाउंड किया था। सो लॉर्ड मैकॉले, सर जेम्स एफ स्टीफन, तो हमारे पास आंसर ये है सर जेम्स एफ स्टीफन, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट इज शुरू में ही पता, ये सारी चीजें तो शुरू में ही पता होनी चाहिए। जैसे ही आप एविडेंस एक्ट खोलते हो तो सबसे पहले इट इज लेक्स फोरी लॉ, लॉ ऑफ फोरम, ठीक है। इन विच ईयर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज इंक्लूडेड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कौन से ईयर में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एज एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड किया गया था? 2001, 2002, 2000 और 1999। तो 2000। तो देखो कोई भी सेक्शन या कोई भी टर्म अगर बाय अमेंडमेंट ऐड किया गया है तो उसका ईयर जो है एक बार देख जरूर लिया करो, अच्छे से देख लोगे, 3-4 बार बेयर एक्ट पढ़ लोगे, 6-7 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही बेटर रहेगा। अगर पढ़ लोगे तो वो चीज फिर याद रह जाती। The provision relating to conclusive proof is given under section 3, section 4, section 5 और section 6। conclusive proof के बारे में कौन से सेक्शन में बताया है? सेक्शन 3 में तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, वहां पे नहीं है। सेक्शन 5 में भी नहीं है, एविडेंस बताया है कि कौन सा एविडेंस लिया जाएगा। सेक्शन 6 में हमें रेस गेस्टाई का प्रिंसिपल बताया, तो बचा कौन सा? सेक्शन 4 बचा। सेक्शन 4 में ही हमें प्रिजम्पशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? रेस गेस्टाई का प्रिंसिपल पूछ रहा है, कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 6 में।
इन विच केस सेक्शन 27 इज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। सेक्शन 27 कितना इंफॉर्मेशन रिसीव किया गया है, कितना वैलिड होगा, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कौन से केस में कहा गया था, देओमान उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। आउट ऑफ विच इज नॉट एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन नॉट एन एक्सेप्शन पूछ रहा है, नेगेटिव में पूछ रहा है। डाइंग डिक्लेरेशन, रेस गेस्टा, एक्सपर्ट ओपिनियन, एडमिशन। एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस। विच सेक्शन इज बेस्ड ऑन प्ली ऑफ एलिबाय। कोई अगर एक्ट हुआ, कोई क्राइम कमिट हुआ है, अब आपको प्रूव करना है ये बात कि आप जो है उस क्राइम सीन, और आप अक्यूज्ड हैं उस क्राइम के, और आपको प्रूव करना है कि आप जो है उस क्राइम सीन में थे ही नहीं, आप तो उस समय कहीं और थे, किसी और सिटी में मौजूद थे, उस घटना स्थल पे आप नहीं थे। तो आप सेक्शन 11 का जो है बताएंगे। सेक्शन 11 के तहत आपका जो भी एविडेंस होगा वो सेक्शन 11 के तहत रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। Confession in police custody is irrelevant, admissible, inadmissible, relevant। देखो रेलेवेंट, कभी कभी जो कन्फेशन होता है पुलिस कस्टडी में वो रेलेवेंट तो होता है लेकिन एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी। विच एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। कौन सा ऐसा एविडेंस है जो कि एडमिसिबल नहीं होता है। सो एविडेंस ऑन एफिडेविट, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस। क्या समझ में आ रहा है देखते ही, ओरल एविडेंस भी हमारा एक्सेप्टेबल एडमिसिबल है कोर्ट में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बिल्कुल एडमिसिबल है, और एक्सपर्ट एविडेंस भी एडमिसिबल है। तो क्या एडमिसिबल नहीं है, एफिडेविट पे जो एविडेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है या एडमिसिबल नहीं है। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन इज गिवन अंडर। अब ये तो सेक्शन का क्वेश्चन है, तो सेक्शन कौन से सेक्शन में बताया है इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन के बारे में कि आप नहीं पूछ सकते इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन। सेक्शन 151 में ऐसा बताया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ पब्लिक ऑफिसर शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। When he considers that public interest would suffer by it, when he considers that government will be in adverse situation by it, when he considers that he himself will be adversely suffered by it, or when he considers that department will be defamed by it। तो जब उसे लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट सफर करेगा तो उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए। आपने देखा होगा जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, मतलब जो डॉक्टर्स हैं या कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो इस जो भी उनका इंफॉर्मेशन उनके पास होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट सफर करेगा उनके कुछ भी बताने से, तो वो कभी भी जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप उन्हें कंपेल नहीं कर सकते डिस्क्लोज करने के लिए। हाँ, अनलेस एंड अनटिल किसी केस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक अलग बात है, वरना एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जनरल रूल ये है कि उन्हें आप कंपेल नहीं कर सकते किसी भी तरीके कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो डिस्क्लोज करने से। टू प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड विल का एग्जीक्यूशन प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 2 अटेस्टिंग विटनेस मस्ट बी कॉल्ड, एटलीस्ट 1 अटेस्टिंग विटनेस मस्ट बी कॉल्ड। इट इज नॉट एसेंशियल टू कॉल एनी अटेस्टिंग विटनेस, और इट इज एसेंशियल टू कॉल रजिस्ट्रार। सो एटलीस्ट 1 अटेस्टिंग विटनेस मस्ट बी कॉल्ड। One of the important principle is that evidence to be weighted and not murdered is inherent in which section of Indian Evidence Act? Section 132, 133, 124 और 134। तो 134 में जो है ये प्रिंसिपल है। Leading question can be asked in examination in chief, cross examination, re-examination, all of the above। all of the above मत लगा कर क्या ना गलत हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही है। क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। Which section provides refreshing memory? Section 153, 159, 158 और none of the above। Section 159 में जो है refreshing memory के बारे में बताया है। Which section talks about hostile witness? Witness ही पलट गया, कौन से सेक्शन में बताया है? 134, 154, 155 और 157। तो 154 में जो है हमें hostile witness के बारे में बताया है। Section 107 makes presumption about लाइफ, डेथ, लॉन्ग लाइफ, लेजिटिमेसी। तो देखो अब आपको क्या लगेगा कि सेक्शन 107 में तो डेथ के बारे में बताया है, नहीं। सेक्शन 10 यहाँ पे प्रिजम्पशन पूछ रहा है ना, कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर रही है? कोर्ट तो ये प्रिज्यूम कर रही है कि वो बंदा जो है जिंदा है। कोर्ट तो ये प्रिज्यूम कर रही है ना कि वो जो बंदा है, कोई भी इंसान है वो जिंदा है, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रिजम्पशन जो है वो लाइफ का प्रिजम्पशन हो रहा है। ऐसे हमारे सेक्शन 108 पे भी कंफ्यूज मत होना, अगर सेक्शन 108 से भी आपका सवाल आता है, प्रिजम्पशन पूछता है, तो वहां पर जो कोर्ट प्रिजम्पशन किस पे दे रही है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ दे रही है। कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर रही है और आपको क्या प्रूव करना है, दोनों बातें अलग अलग हैं। सेक्शन 107 में कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है, लाइफ का प्रिजम्पशन कर रही है कि वो बंदा जिंदा है 30 साल से, ठीक है। अगर आप ये मानते हो कि वो बंदा मर चुका है तो ये चीज आपको प्रूव करनी है, वहां पर डेथ मत लगा के चले आना गलती से भी, ठीक है। अगर प्रिजम्पशन के बारे में पूछा है तो डेथ नहीं लगाना है सेक्शन 107 में, लाइफ लगाना है, ठीक है। Section 112 is applied when there is a dispute relating to maternity of child, paternity of child, maternity and paternity of the child, or neither maternity nor paternity। 280 दिन वाला सेक्शन है ये, जिसमें paternity of child के बारे में बात करी गई है, ठीक है। A witness who is unable to speak gives his evidence in writing in open court. Such type of evidence is known as oral evidence, primary evidence, documentary evidence, secondary evidence। तो अगर witness बोलने में सक्षम नहीं है और उसने लिख करके अपना एविडेंस दिया है ओपन कोर्ट में, तो वो ओरल एविडेंस होगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एन ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 137, 138, 141 और 144। सेक्शन 138 में ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन? सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड देन री एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन जो है जेएलओ के पेपर में आया है कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इन क्रिमिनल केसेस? अक्यूज्ड, प्रोसिक्यूशन, डिपेंडेंट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है अंडर सेक्शन 101। सेक्शन 101 बताता है कि जो केस लेकर के आया है, अगर ए ने कहा है कि बी ने सी का मर्डर किया है, तो जो बोल रहा है, ए बोल रहा है कि उसने सी का मर्डर किया है बी ने, तो ए प्रूव करे इस बात को, मतलब प्रोसिक्यूशन प्रूव करे। फ्रॉम विच डेट इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स? 15 मार्च, 1 सितंबर, 15 अगस्त और 15 सितंबर। 1 सितंबर 1872 सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज रिपील्ड बाय। अब देखो रिपील्ड सेक्शन से भी क्वेश्चन आया है कि कौन से एक्ट से जो है रिपील किया गया था, तो इट वाज रिपील्ड बाय 1938, ठीक है। तो अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ी है, ध्यान से नहीं पढ़ी है, तो फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए बेयर एक्ट पढ़ना जरूरी है। आगे अभी एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन आएंगे, तो एग्जाम्पल तो पता होने के लिए आपको बेयर एक्ट की रीडिंग तो कम से कम नहीं तो 6-7 बार लगा करके जानी पड़ेगी मिनिमम। विच वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? सेक्शन 3 में कौन सा वर्ड नहीं डिफाइंड है, ध्यान से पढ़ना। इंडिया में प्रिज्यूम कोर्ट डिस्प्रूव, इंडिया भी डिफाइंड है, कोर्ट भी डिफाइंड है, डिस्प्रूव भी डिफाइंड है सेक्शन 3 में। तो कौन सा नहीं डिफाइंड है? मे प्रिज्यूम नहीं डिफाइंड है। कोर्ट कैन प्रिज्यूम अबाउट द लीगैलिटी ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर विच इज पार्ट ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। 30 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स और 12 ईयर्स। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 5 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेट्स द रूल अबाउट द एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग? अनमीनिंग का जो हमारे पास सेक्शन है वो है सेक्शन 95। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एविडेंस एक्ट अप्लाई? कौन से प्रोसीडिंग पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है? नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सॉरी एफिडेविट्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। तो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई नहीं होता, एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर अप्लाई नहीं होता, जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है। फैक्ट अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स an existing thing, only a mental condition of which a person is conscious, only a visible thing, any tangible and visible thing, and it includes statements, feelings, opinions and state of mind। तो कोई भी tangible thing, कोई भी visible thing जिसे हम फील कर सकते हैं, कोई भी अपने 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, सब जो है फैक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इन द इंडियन एविडेंस एक्ट? फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट टेक्स जुडिशियल नोटिस, the demeanor of the witness, memorandum prepared by the criminal and civil court during local inspection, any statement made by the witness and all documents produced for the inspection of the court। एविडेंस के एम्बिट में ये वाली डेफिनेशन फॉल करेगी कि कोई भी स्टेटमेंट जो है विटनेस ने दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोड्यूस किए गए हैं जो भी कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट अंडर
The Evidence Act is based on logic, human experience, and law of nature, is based on provisions of law, cannot be ignored by the court, or is of a certain and uniform position. So presumption जो है फैक्ट का वो हमेशा ही लॉजिक ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है और लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड होता है. In any suit or proceedings, evidence may be given existence or non-existence of every fact and issue only, of every relevant fact only, every fact which is connected with the relevant fact or fact and issue, existence or non-existence of every fact and issue, and such other facts which are declared to be relevant under Indian Evidence Act, Section 5. Evidence जो है वो हमेशा ही relevant fact और फैक्ट एंड इशू का दिया जाता है, उनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का. द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस दिस फैक्ट विल बी रेलेवेंट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू द फेयर with money in possession and that he showed it to someone else. Section 6, Section 7, Section 9, Section 11. Section 7 occasion cause के बारे में बताता है. ठीक है, तो क्योंकि वो गया फेयर में और उसने ऐसे मनी दिखाया कि उसके पोजेशन में इतना सारा पैसा है, तो भाई किसी और को खून लग गई. सेक्शन 7 में जो है ये एविडेंस रेलेवेंट होगा. कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 10, 8, 9, 12. सो इट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8. मोटिव, प्रिपरेशन एंड previous and subsequent conduct. When questioned as to existence of any right or custom, the existence of any transaction by which it was created claimed will be relevant under section 13, 48, 32 और 11. It is relevant under section 13. Right और custom के बारे में बताता है. Which of the following comes under confession? कौन सी चीज जो है confession के अंदर आती है? When accused admits the commission of crime committed by his relative, when accused admits commission of crime by his own or admits the fact which constitute the crime, when accused admits that commission of crime was done by other person on his advice, when the accused admits commission of crime before the police officer. कन्फेशन में कौन सी चीज आएगी? तो कन्फेशन में जब वो खुद के वो ऐसा मानेगा कि उसने खुद ने ये जो है ऑफेंस कमिट किया है और फैक्ट्स एडमिट करेगा जो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडलेंटली डिलीवर. देखो अब ये जो है आपका सेक्शन 15 का एग्जाम्पल है. अगर आप अपनी बैरक में देखोगे तो ये सी वाला इलस्ट्रेशन है. A is accused of fraudulently delivering to B a counterfeit rupee. The question is whether the delivery of the rupee was accidental. The fact that soon before or after the delivery to B, A delivered counterfeit rupees to C, D and E are relevant as showing the delivery to B was not accidental under section 13, 14, 15 और 12. ये मैंने अभी पहले ही सेक्शन 15 बोल दिया है. तो सेक्शन 15 जो है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल फैक्ट्स के बारे में बात करता है, तो सेक्शन 15 हमारा यहाँ पर रेलेवेंट होगा. Under which section of Indian Evidence Act the provisions relating to admissibility of electronic evidence? Electronic evidence कहाँ कौन से सेक्शन में एडमिट किया जाता है? सेक्शन 65A and section 65B. Which of the following is not a public document? कौन सी चीज इसमें से public document नहीं है? Public records kept in the state of any private documents, judgment of the court, arrest warrant or will. Will is not a public document. Under which section of the Indian Evidence Act the court can itself compare the handwriting of that person? Section 72, Section 73, Section 74, Section 75. Section 73 में हमें comparison दिया हुआ है handwriting का. ठीक है? The public documents can be proved by. The public documents can be proved by certified copy, evidence of the person who has written the certified copy, oral evidence or all of these. Question repeat हुआ है certified copy. ठीक है? Secondary evidence includes certified copy of the original documents, copies made from the original by mechanical process, copies made from the original, okay, and all of these. ठीक है, तो इसमें जो है सारी ही चीजें जो है रेलेवेंट होगी. सेकेंडरी एविडेंस में तीनों ही चीजें आती है. सर्टिफाइड कॉपी भी आता है, मैकेनिकल प्रोसेस से अगर आपने कुछ बनाया तो भी आता है, और कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल भी आता है. हाउ मच ओल्ड डिजिटल सिग्नेचर ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट कैन प्रिज्यूम एज वैलिड? कितने इयर्स वाला जो है कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है? 2 years, 3 years, 5 years और 12 years. 5 years. Section 90A. A sells his house to B and verbally warrants him sound. ठीक है. A gives B a paper in these words, bought of a horse for ₹1,000. B may prove the verbal warranty. This evidence is admissible, inadmissible, irrelevant or none of these. It is admissible.
इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ हैज बीन डिफाइंड, किस में डिफाइंड है? सेक्शन 101 में. ए इज चार्ज्ड विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट टिकट. द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही हैड अ टिकट विल लाई ऑन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, टिकट चेकर, ए और प्रोसिक्यूशन. ए ट्रैवल कर रहा था विदाउट टिकट, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? ए के ऊपर जाएगा. रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पर क्यों जाएगा? टिकट चेकर पर क्यों जाएगा? और प्रोसिक्यूशन पर क्यों ही जाएगा? ए पर जाएगा, क्योंकि जो बोल रहा है कि अगर वो, भाई ऑब्वियसली अगर वो बोलेगा कि मैं विदाउट टिकट ट्रैवल नहीं कर रहा था, आई हैव द टिकट, तो प्रूव इट कि तुम्हारे पास टिकट है. तो किस तरीके से प्रूव करेगा? ए प्रूव करेगा इस बात को कि उसके पास टिकट था. ए sues B for land of which B is in possession. ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. एंड विच ए एज ए असर्ट्स, देखो ए ने बी को स्यू किया एक लैंड के लिए जो कि बी के पोजेशन में थी, और जो एक असर्ट का मतलब है कोर्ट में जाकर के वो कह रहा है, असर्ट कर रहा है, ये बात मान रहा है कि वो जो है लेफ्ट करी गई थी बाय द विल ऑफ सी, बीज फादर. बी के जो फादर थे सी, उन्होंने ए के लिए छोड़ी थी बाय विल. टू हुम द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई. कोर्ट में जा करके जो बात बोल रहा है, जो बात असर्ट कर रहा है, बता रहा है कि ये फैक्ट ऐसा है, तो जिस भी इंसान ने वो फैक्ट बोला उसी इंसान को वो बात प्रूफ करनी है. इससे आंसर समझ में आया क्या है? ए वो बोल रहा है ना कि ये जो है विल, फादर की विल जो है वो, मतलब उसके फादर की विल थी, ठीक है. बी के फादर की विल सी ने जो है, सॉरी सी ने जो है उसको दिया था बाय विल, तो उसको ये बात प्रूव करनी होगी कि हाँ भाई बाय विल जो है उसे दिया गया था. इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एग्रीमेंट्स आर गिवन? 85, 85A, 85B और 86, 85A. Presumption as to abetment of suicide by a married woman under section 113A of the Indian Evidence Act. A conclusive proof, the court may presume, the court shall presume, or the prosecution has to prove. कोर्ट हमेशा सेक्शन 113A में may presume करेगी. In which of the following cases the court may presume under section 114 of the Indian Evidence Act that a man who is in possession of stolen good, यहाँ पे God नहीं है, good होगा, I'm extremely sorry, ठीक है. Soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen, that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars, that judicial and official acts have been regularly performed, or all of these. कोर्ट जो है इन सारी बातों को सेक्शन 114 में प्रिज्यूम करती है. What is the presumption as to absence of consent in cases of rape under section 114A Indian Evidence Act? A conclusive proof, court may presume, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, और नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर जो है कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कोई भी कंसेंट नहीं दिया गया था अगर किसी भी विमेन का रेप हुआ है तो. The question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard of for 7 years. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वो अलाइव है या डेड है, और ऐसा प्रूव किया गया है कि 7 साल तक उससे उसे जो है देखा नहीं गया. भाई हमें पता है कि 7 साल तक किसी इंसान को देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, तो कहते हैं कि उसे हम डेड मान लेते हैं, ठीक है. ऐसा कोर्ट मानती है. by those who would naturally have heard of him if he had alive, to whom the burden of proof will lie. The person who affirm it, state. The person who does not affirm it, यहाँ पर does कर लेना, और all of these. So, जो पर्सन एफर्म कर रहा है, कह रहा है कि हाँ मैंने उसे देखा है, तो वो पर्सन प्रूव करे कि भाई तुमने देखा है, ठीक है. Who among the following is a competent witness under section 118 of the Indian Evidence Act? A child unable to understand questions put to him, a lunatic unable to understand questions put to him, a person unable to understand questions put to him due to extremely old age, a person who is unable to understand questions put to him to a disease. तो इसमें जो है सेक्शन 118 में ल्यूनेटिक के बारे में बताया. Which section of Indian Evidence Act protects communications during marriage? 122, 23, 124, 125, 122 में जो है प्रोटेक्ट करता है कम्युनिकेशन मैरिज का. Can a police officer be compelled to disclose the source of information relating to a commission of offense? क्या उनको कंपेल किया जा सकता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? नो, नॉट एट ऑल. A client says A. A client says to his advocate B, I have committed murder of C. I wish you
डिफेंड मी। वेदर एडवोकेट बी में डिस्क्लोज द अफॉर्सेड कम्युनिकेशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप। In which section of the Indian Evidence Act estoppel has been defined? Section 115. In which section of Indian Evidence Act examination in chief, cross-examination and re-examination has been defined? Section 137. The examination of witness subsequent to the cross-examination by the party who called him shall be called. Subsequent to cross-examination, cross-examination के बाद क्या होता है ये पूछ रहा है यहाँ पर। Examination in chief, re-examination, additional cross-examination, re-cross-examination, re-examination. According to section 138 of Indian Evidence Act, what shall be the order of examination? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि order of examination क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, तो हमें पता है एग्जामिनेशन इन चीफ पहले होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन। हाउ मेनी नंबर ऑफ विटनेसेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट? कितने नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर होते हैं? नो पर्टिकुलर नंबर, एटलीस्ट वन आई विटनेस, टू विटनेस, थ्री विटनेसेस, कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं है विटनेसेस का। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट लीडिंग क्वेश्चंस हैज बीन डिफाइंड? कौन से सेक्शन में लीडिंग क्वेश्चन डिफाइंड है? सेक्शन 141. When leading questions may be asked, कब लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? क्रॉस एग्जामिनेशन में, चीफ एग्जामिनेशन में, री एग्जामिनेशन में और फिर किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। Under section 146 of the Indian Evidence Act, a witness could be asked questions during cross examination to test his veracity, to discover who is and what is his position in life, to shake his credit by injuring his character, or all of these। सारे ही इसमें जो है पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कुछ भी प्रूव करने के लिए। When a person summoned to produce a document and he produces the document, then he becomes a witness. He is cross-examined by both the parties. He is cross-examined with the permission of the court. He does not become a witness and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness. भाई इसका आंसर जो है डी करेक्ट है, मैंने पहले ही मार्क कर दिया। किसी पर्सन को आपने कोर्ट ने समन किया डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए, उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए समन किया गया, वो कोई विटनेस नहीं होता और उसको कोई भी जो है लॉयर क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल अगर वो विटनेस बन करके बुलाया गया है तो अलग बात है। लेकिन अगर किसी पर्सन को सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है तो ही डज नॉट बिकम अ विटनेस। Which section of Indian Evidence Act talks about hostile witness? Hostile witness में कौन से सेक्शन में बात करी गई है? सेक्शन 154. Which section of Indian Evidence Act provides for refreshing memory? Section 155, 158, 160 और 159। 159 में जो है refreshing memory के बारे में बात करी गई। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं फिर से रिपीट हुए, ठीक है। So I hope you found this video helpful। और इसी तरीके से जो है आप लोगों को अपना प्रिपरेशन जारी रखनी है और जो है अपना क्वेश्चंस आप जब तक आप लोगों का पेपर का दिन नहीं आ जाता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और बेयर एक्ट की रीडिंग लगाते रहिए। थैंक यू सो मच।